सिद्धार्थ कार्तिक के साथ बैठा पृथ्वीराज सिंह से मिलने आने वाले वीआईपी लोगों को देख रहा था। तभी उसकी निगाह पृथ्वीराज से बात कर रहे एक आदमी के ऊपर पड़ गई थी। पहले तो सिद्धार्थ को सब कुछ नॉर्मल सा लगा, लेकिन जब पृथ्वीराज उसके सामने से हटे तो उनके सामने खड़े आदमी का आधा चेहरा सिद्धार्थ को दिख गया था। जैसे ही सिद्धार्थ की निगाह उसके आधे चेहरे से होते हुए उसकी दाढ़ी मूंछों पर गई, वैसे ही सिद्धार्थ का माथा ठनक गया था। उसने इस आदमी को बिसलपुर में कश्यप के बंगले पर देखा था। ये आदमी ईगल गैंग का चीफ भी था, लेकिन सिद्धार्थ को अभी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो आदमी ईगल गैंग का चीफ है। उस आदमी के पीछे मकसूद भी खड़ा हुआ था। चीफ ने सुखी भाई को मारने का काम मकसूद के जिम्मे ही किया था। जब सिद्धार्थ की नजर चीफ के ऊपर पड़ी तो उसके पांव ऑटोमेटिक ही पृथ्वीराज की तरफ चल पड़े थे। चीफ भी इस बात से अनजान कि उसकी जिंदगी में तूफान लाने वाला लड़का भी वहीं मौजूद है और तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। किधर जा रहा है भाई? सिद्धार्थ को वहां से जाते देखकर कार्तिक ने उससे सवाल किया। 2 मिनट सब्र करो, आ रहा हूं, सिद्धार्थ ने जवाब दिया और फिर आगे बढ़ता चला गया था। कार्तिक के आवाज देने के बाद सिद्धार्थ का ध्यान थोड़ा सा भटका और तभी एक वेटर जूस से भरे ग्लासों का ट्रे लेकर उसके सामने आ गया था। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उससे टकरा गया था। उससे टकराने की वजह से उसके हाथ में मौजूद सारा जूस सिद्धार्थ के ऊपर पलट गया था और कांच के ग्लास टूटने की आवाज सुनाई पड़ी। कार्तिक अब सिद्धार्थ का इस कदर दीवाना हो चुका था कि जैसे ही वो वेटर सिद्धार्थ से टकराया, वो भागता हुआ सिद्धार्थ के पास पहुंचा और वेटर को हड़काते हुए बोला, अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? कार्तिक के डांटने की वजह से वेटर एकदम से सकपका गया था, जबकि गलती पूरी तरह से सिद्धार्थ की थी। ये क्या बक रहे हो यार तुम? उसे क्यों डांट रहे हो? गलती मेरी है, सिद्धार्थ ने कार्तिक को डांटते हुए कहा और उसके डांटने की वजह से कार्तिक चुपचाप खड़ा हो गया था। वेटर से टकराने के बाद सिद्धार्थ का ध्यान एक पल को चीफ के ऊपर से हट गया था और जब उसने दोबारा पृथ्वीराज सिंह की तरफ देखा तो पाया कि वो आदमी यानी चीफ वहां से जा चुका था। सिद्धार्थ को उससे बस इसलिए मिलना था कि वो कंफर्म करना चाहता था कि वो आदमी वही है जिसको उसने बिसलपुर में देखा था। अगर हाँ, तो उसका पृथ्वीराज से क्या संबंध है और वो यहाँ क्या कर रहा है? जूस सिद्धार्थ की शर्ट पैंट वगैरह पर गिर गया था, जिसकी वजह से उसके कपड़ों में दाग लग गए थे। सिद्धार्थ को वो कपड़े पृथ्वीराज सिंह की तरफ से मिले थे और उसके साथ साथ वो और कपड़े अपने साथ लेकर नहीं आया था। इसलिए अब उसे ये चिंता सताने लगी थी कि आखिर में वो अभी कुछ देर बाद होने वाली केक कटिंग सेरेमनी में क्या पहनेगा। अब ऐसे ही खड़े रहोगे क्या? चलो इसको धुलते हैं, सिद्धार्थ को हैरत में खड़ा देखकर कार्तिक ने कहा और फिर दोनों वहां से नल ढूंढने के लिए चले गए थे। सिद्धार्थ ने वहां जाकर जूस के लगे दागों को धुलने की कोशिश की, लेकिन कपड़ों का रंग हल्का होने के कारण जूस का रंग कपड़ों के ऊपर पूरी तरह से चढ़ चुका था। लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद वो साफ नहीं हुआ। सिद्धार्थ अभी नल के पास खड़ा होकर अपने कपड़े साफ करने की कोशिश कर रहा था, तभी हवेली के छत पर खड़ी रुक्मिणी की निगाह उसके ऊपर पड़ी और उसे ऐसे परेशान देखकर वो सिद्धार्थ की तरफ चल पड़ी थी। सिद्धार्थ और रुक्मिणी की ज्यादा जान पहचान तो थी नहीं, लेकिन फिर भी अपने डैड के द्वारा सिद्धार्थ को इतना ज्यादा सम्मान पाता देखकर रुक्मिणी के मन में भी सिद्धार्थ के लिए सम्मान जाग गया था। क्या हुआ सिद्धार्थ जी? रुक्मिणी ने सिद्धार्थ के पास पहुंचने के बाद सवाल किया। रुक्मिणी को अचानक से आया देखकर सिद्धार्थ एकदम से सकपका गया था। वो मेरी शर्ट पर जूस गिर गया है, इसलिए धुलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दाग निकल ही नहीं रहा है, सिद्धार्थ ने रुक्मिणी से कहा। अरे तो कोई बात नहीं, चलकर चेंज कर लीजिए, क्या दिक्कत है, रुक्मिणी ने सिद्धार्थ से कहा। लेकिन मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं कैसे, सिद्धार्थ ने सकुचाते हुए कहा। कोई बात नहीं, यहाँ बहुत कपड़े हैं जो आपको फिट आएंगे, चलिए, इतना कहकर रुक्मिणी सिद्धार्थ को लेकर वहां से चली गई थी। जिस वक्त रुक्मिणी सिद्धार्थ को वहां से लेकर अंदर जा रही थी, ठीक उसी वक्त ईगल गैंग का चीफ भी दूसरे गेट से हवेली के अंदर जा रहा था। उसके हाव भाव और हरकतों से ये साफ पता चल रहा था कि वो इस हवेली से या फिर हवेली में रहने वाले लोगों से कोई करीबी संबंध साझा कर रहा था। सिद्धार्थ और चीफ दोनों गेट से अंदर जाकर एक ही हॉल में पहुंच चुके थे। वो हॉल बहुत बड़ा था और उसी में केक कटिंग सेरेमनी का प्रोग्राम रखा गया था। सिद्धार्थ और चीफ बस कुछ कदमों की दूरी पर थे, लेकिन सिद्धार्थ वहां से साउथ साइड में लगे हुए
जीने की तरफ चला गया था। वहीं चीफ नॉर्थ साइड में बने हुए कमरों की तरफ चला गया था। यानी चंद कदमों की दूरी होने के बाद भी वो लोग मिले नहीं थे। रुक्मिणी सिद्धार्थ को ऊपर बने एक कमरे में लेकर चली गई। वो कमरा बहुत वीआईपी दिख रहा था और उस कमरे में करीब 30 साल के एक लड़के की तस्वीर लगी हुई थी। सिद्धार्थ की नजर एक बार उस तस्वीर पर गई। चूंकि वो रुक्मिणी से उतना घुला मिला था नहीं, इसलिए उसने रुक्मिणी से उस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा और चुपचाप वहां बने वार्डरोब में से अपने लिए कपड़े ढूंढने लगा था। रुक्मिणी भी उसे वहीं छोड़कर चली गई थी। सिद्धार्थ ने कई सारे कपड़े ट्राई किए, लेकिन उसे सारे कपड़े ढीले पड़ रहे थे। वो सिर्फ अंडरवियर पहने कपड़े तलाश रहा था कि तभी उस कमरे का दरवाजा धप्प से खुला और जब सिद्धार्थ की नजर दरवाजे की तरफ गई तो सिद्धार्थ चौंक गया था। वहां उसे कृतिका खड़ी हुई दिखाई पड़ी। उसकी निगाहों में सिद्धार्थ को एक अजीब सा नशा दिखाई दे रहा था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? सिद्धार्थ ने कृतिका से सवाल किया। मैं तुमसे मिलने आई थी। थप्पड़ मारने के बाद तुम तो मुझे इग्नोर करने लगे, जबकि ये भूल ही गए कि तुम्हारी जान मैंने ही बचाई थी। कृतिका इतना कहते हुए कमरे के अंदर आ गई थी और दरवाजा बंद कर लिया था। अंदर क्यों आ रही हो? बाहर निकलो, अभी आता हूं, फिर बात करते हैं, सिद्धार्थ ने कृतिका से कहा। लेकिन कृतिका तो जैसे सिद्धार्थ को खा जाना चाहती थी। वो सिद्धार्थ की बात को अनसुना करते हुए उसके पास आ गई और उसके सिक्स पैक्स पर अपने हाथ फेरते हुए बोली, ये बॉडी शो करने वाली चीज है और तुम इसे छुपा कर रख रहे हो। कृतिका का हाथ पड़ते ही सिद्धार्थ के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ये क्या है यार, पीछे हटो, सिद्धार्थ ने कृतिका को डांटते हुए कहा। लेकिन कृतिका सिद्धार्थ की बात को इग्नोर करके और उसके पास आ गई थी। उसके नाक से निकलने वाली गर्म सांसों को सिद्धार्थ अपने बदन पर महसूस कर रहा था, जिसकी वजह से उसके बदन में एक गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। इधर कृतिका सिद्धार्थ को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और उधर दूसरी तरफ ईगल गैंग का चीफ अंदर बने कमरों में किसी को ढूंढ रहा था। उसके साथ मकसूद भी था। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा और वो एकदम से पीछे घूम गया था। चीफ जब पीछे घूमा तो अपने सामने खड़ी रुक्मिणी को देखकर उसका चेहरा अचानक से गंभीर हो गया था। रुक्मिणी ने उसे पहले ही देखा था, लेकिन वो सिद्धार्थ को पहले कपड़े चेंज कराने के लिए लेकर चली गई थी। रुक्मिणी चीफ को एक अजीब सी नजरों से घूरे जा रही थी और चीफ उसे सकपकाया सा देख रहा था। मकसूद की हालत भी कमोबेश चीफ के जैसी ही थी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और उसके बाद चीफ ने रुक्मिणी से कहा, अरे ऐसे मत देख मेरी माँ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना कहकर चीफ ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। तो मैं हूं ना दवा करने के लिए, और ये हार्ट अटैक का बहाना बंद कीजिए आप। अब आपका दिल एकदम सही काम कर रहा है, रुक्मिणी ने चीफ को हड़काते हुए कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन तू पहले मुझे ऐसे गुस्से से देखना बंद कर। देख मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, और मकसूद को देख, वो भी डरा हुआ है। क्यों मकसूद? चीफ ने मकसूद की ओर देखते हुए कहा। हाँ हाँ भाई जी, आप सही कह रहे हैं, मकसूद ने जवाब दिया। मकसूद इस आदमी को अंधेरे में चीफ और लोगों के सामने भाई जी कहता था। मैं आपसे नाराज हूं मामा जी, बस आप जयपुर में 3 दिन रुके लेकिन एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, ऐसा क्यों? रुक्मिणी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। ईगल गैंग का चीफ रुक्मिणी का मामा था। उसका पूरा नाम अक्षय प्रताप सिंह था और वो भी राजस्थान के एक राज परिवार से संबंध रखता था। लेकिन पृथ्वीराज सिंह और उसके परिवार को उसके ईगल गैंग से जुड़े होने की जानकारी थी या नहीं, इसका खुलासा होना भी बाकी था। अरे बिटिया, मैं किसी काम से गया था और उसी में स्टक रह गया, इसलिए आपसे मिलना नहीं हो पाया, चीफ उर्फ अक्षय प्रताप सिंह ने जवाब दिया। गलती की है तो सजा तो मिलेगी अब आपको, रुक्मिणी ने अक्षय प्रताप सिंह की ओर देखते हुए कहा। फिर शरारत भरी नजरों से उसके चेहरे की ओर देखा। जैसे ही रुक्मिणी ने उसे शरारत भरी नजरों से देखा, अक्षय प्रताप सिंह उसका मंतव्य समझ गया था और वो भागने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं नहीं बेटिया, ऐसा मत करो, मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। अरे बेटा नहीं रुक्मिणी, तू मेरा बेटा है ना। लेकिन रुक्मिणी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया था और खींचते हुए उस कमरे से बाहर लेकर चली गई थी। रुक्मिणी अक्षय प्रताप को खींचते हुए वहां से लेकर जा रही थी और सारे लोग उन दोनों को वहां से जाते हुए देखकर हंस रहे थे। पृथ्वीराज सिंह ने भी अक्षय प्रताप सिंह की ये हालत देखी तो वो भी हंस पड़े थे। मकसूद भी अपने चीफ की हालत देखकर हंसे जा रहा था। जिस चीफ के इशारे पर हजारों लोग खून खराबा करने को उतारू हो जाएं,
उस चीफ को ऐसे अपनी भांजी के सामने मनुहार करते देख मकसूद को बड़ा मजा आ रहा था। इधर नीचे रुक्मिणी अपने मामा को सजा देने जा रही थी और उधर ऊपर कमरे में सिर्फ अंडरवियर पहने खड़े सिद्धार्थ को कृतिका अभी भी सिड्यूस करने का प्रयास कर रही थी और सिद्धार्थ उसे बार बार अपनी बॉडी से दूर कर रहा था। कृतिका यार, ये तुम क्या कर रही हो? अगर अभिमन्यु अंकल को पता चल गया कि तुम और मैं ऐसे थे तो वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जान से मार देंगे। सिद्धार्थ कृतिका से मनुहार करते हुए बोला, कौन बताने जा रहा है उनको? मैं तो बताऊंगी नहीं और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे बस एक बार तुम्हारे साथ। इससे पहले कि कृतिका अपनी बात पूरी करती कि सिद्धार्थ ने उसके मुंह पर उंगली रख दी थी। वो कृतिका के मुंह से इतनी गंदी बात निकलते हुए नहीं सुन सकता था। अब बस एक शब्द आगे मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सिद्धार्थ ने कृतिका को डांटते हुए कहा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जिस कमरे में वो दोनों थे उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनने के बाद सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। रुक्मिणी वापस आ गई, तुम छुपो जल्दी, सिद्धार्थ ने कृतिका से कहा और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। और जब सिद्धार्थ ने दरवाजे पर लगे पीप होल से बाहर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने अपनी जिंदगी में तूफान की आशा की थी, लेकिन दरवाजे पर तो महासुनामी खड़ी हुई थी। दरवाजा खटखटाने वाली रुक्मिणी नहीं बल्कि सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड सुकृति थी। सुकृति को वहां देखकर सिद्धार्थ के माथे से पसीने की बरसात होना शुरू हो गई थी। आखिर कैसे पहुंची थी सुकृति वहां पर और कैसे छुपाएगा सिद्धार्थ कृतिका को सुकृति की आंखों से? क्या पृथ्वीराज के परिवार को मालूम है अक्षय प्रताप सिंह उर्फ चीफ की सच्चाई? अगर हाँ, तो क्या सिद्धार्थ के लिए मंडरा रहा है कोई नया खतरा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।